So in this session, we are going to start with the new topic, and the name of the topic is transaction management. So we will discuss about the concept of transaction. We will also discuss about properties of transactions, and we will also discuss different states of transaction in this chapter. So let's start our discussion on transaction. So transaction is considered as a unit of work that should be performed altogether, or in simple word, it is a set of changes that must be made together. In order to understand this particular concept, we can take the example of transfer of money. तो जब भी आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करते हो तो उस समय जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज ए केस ऑफ ट्रांजैक्शन. Just give me a minute to explain this concept in a better way. So let us first understand this concept through one example. So let us suppose I have two person. One person is A and another is person B. And person A want to transfer 5,000 rupees from his account. Let's suppose his account number is X to account number Y. So we want to transfer the money from account number X to account number Y. Account number X is account of a person A and account Y is the account of person B, and you want to transfer 5,000 from one account to another account. Now you know that in order to make this transaction we have to perform two update operation. First of all, इस X में से मुझे 5,000 निकालने हैं और इस Y में मुझे 5,000 ऐड करने हैं. तो इसके लिए अगर मैं ये ट्रांजैक्शन बनाऊंगा तो ऑपरेशन करूंगा तो इसके लिए अपडेट कमांड यूज़ करनी होगी. और अपडेट कमांड अगर मैं लिखूंगा तो ये अपडेट कमांड ऐसे बनेगी. अपडेट, लेट्स सपोज द नेम ऑफ द टेबल इज अकाउंट, सेट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस 5,000 वेयर लेट्स सपोज अकाउंट नंबर इज इक्वल टू एक्स. तो इस एक्स में से बैलेंस में से 5,000 कम कर देंगे और एक और अपडेट की कमांड लिखूंगा, अपडेट अकाउंट सेट balance is equal to balance plus 5,000 where account number is equal to y. तो एक अकाउंट में से 5,000 कम करके जो कि x का है और दूसरे अकाउंट y में मैं 5,000 ऐड कर रहा हूँ. ये सेम ऑपरेशन होता है जब आप यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करते हैं. ये सेम ऑपरेशन होता है जब आप कोई ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं. ये सेम ऑपरेशन होता है जब आप मनी किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. तो आपके अकाउंट में से 5,000 निकल जाएंगे और दूसरे के अकाउंट में 5,000 ऐड हो जाएंगे. नाउ लेट अस सपोज कि आपके अकाउंट में से 5,000 तो निकल गए. आपने दो ट्रांजैक्शन करनी थी, एक अपडेट ये और दूसरी अपडेट ये. लेट सपोज इस अपडेट के बाद सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, पावर फेलियर हो गया या कोई एरर आ गया. तो एक अपडेट हुआ था, दूसरे अपडेट के समय सिस्टम में एरर आ गया. तो आपके अकाउंट में से तो 5,000 निकल गए लेकिन दूसरे अकाउंट में 5,000 ऐड नहीं हुए. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम अवॉइड करना चाहते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अपडेट मुझे इकट्ठी रन करनी चाहिए. या तो ये 0% रन होनी चाहिए कि बिल्कुल कुछ ना रन हो, और या फिर ये 100% रन होनी चाहिए. अगर 50% रन हुई तो गड़बड़ हो जाएगी. आपके अकाउंट में से तो पैसे निकल गए लेकिन दूसरे के अकाउंट में ये पैसे ऐड नहीं हुए. So in order to ensure that both the transaction or both the statement should run together, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ट्रांजैक्शन को इन दोनों कमांड्स को एक ट्रांजैक्शन में डाल दूंगा और मैं कंसेप्ट दे दूंगा ट्रांजैक्शन का. तो अब मैं बोलूँगा कि ट्रांजैक्शन एक यूनिट ऑफ वर्क है, यानी कि ये यूनिट ऑफ वर्क जो है ये ट्रांजैक्शन है और दिस यूनिट ऑफ वर्क शुड बी परफॉर्म्ड ऑल टुगेदर आइदर 0% और 100%. इसको पूरा इकट्ठा करो, या तो बिल्कुल 0% करो, कुछ ना करो, और अगर करना है तो 100% करो. अगर इन बिटवीन करोगे, लेट्स सपोज 50% करेंगे, तो ये सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड. सो दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ transaction.
तो इसके लिए हमने ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। जो लेट आए हैं उनके लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हमने आज जो हम पढ़ेंगे वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है। सो ट्रांजैक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ ए सेट ऑफ चेंजेस दैट मस्ट बी मेड ऑल टुगेदर। ऐसे चेंजेस जो एक साथ किए जाए, और ऐसी कुछ कमांड्स जो एक यूनिट की तरह एग्जीक्यूट हो। जब मैं यूनिट की तरह एग्जीक्यूट की बात करता हूँ तो इसका मतलब या तो वो 0% एग्जीक्यूट हो या वो 100% एग्जीक्यूट हो। पूरे का पूरा यूनिट या तो बिल्कुल ना एग्जीक्यूट हो या बिल्कुल पूरा एग्जीक्यूट हो। इसको समझाने के लिए हमने एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज दो पर्सन है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए का जो अकाउंट नंबर है वो एक्स है और पर्सन बी का अकाउंट नंबर वाई है, और आप 5000 रुपीज़ एक से दूसरे अकाउंट में भेजना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5000 रुपीज़ पर्सन ए पर्सन बी को देना चाहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स में से 5000 निकलने चाहिए और वाई में 5000 ऐड होने चाहिए। निकालने के लिए और ऐड करने के लिए अपडेट कमांड यूज होगी। तो कमांड बनेगी अपडेट अकाउंट, लेट्स सपोज अकाउंट इज द नेम ऑफ टेबल, सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस 5000 वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू एक्स, क्योंकि इस अकाउंट में से 5000 निकल गए, और अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस 5000 वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू वाई, कि इस अकाउंट में 5000 ऐड हो गए। अब दो अपडेट की कमांड है, अपडेट 1 और अपडेट 2। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक अपडेट करें और सिस्टम डाउन हो जाए। तो अगर एक अपडेट के बाद सिस्टम डाउन हो जाएगा तो आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि आपके अकाउंट में से 5000 निकल गए लेकिन दूसरे में तो ऐड हुए नहीं। तो इसलिए हम ये चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक रूल बनाते हैं कि भाई ये दोनों ट्रांजैक्शन या दोनों कमांड इकट्ठी चलनी चाहिए। दोनों कमांड इकट्ठी चलने का मतलब है या तो ये बिल्कुल ना चले, अगर एरर आता है तो दोनों बंद हो जाए, और अगर एरर नहीं आता तो फिर ये सक्सेसफुल चले। अगर आधी चलती है यानी 50% चलती है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस दोनों कमांड्स को एक ट्रांजैक्शन में डाल दूंगा और बोलूंगा कि ट्रांजैक्शन इज ए यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क में ये दो अपडेट कमांड है और ये दोनों अपडेट कमांड इकट्ठी चलनी चाहिए। सो ट्रांजैक्शन इज ए यूनिट ऑफ वर्क दैट शुड बी कंप्लीटेड ऑल टुगेदर। So it should complete either 0% और 100%. It should not be in between that. तो अगर 50% होगा तो आप ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हो, और ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी कहती है कि ट्रांजैक्शन या तो 0% हो या 100% हो, बीच का कुछ भी केस है तो वो सब गलत है। सो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट जब भी, तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो जब भी आप कॉलेज की फी पे करते हो, जब भी आप ऑनलाइन कोई पेमेंट करते हो, तो उस समय पीछे ट्रांजैक्शन रन होती है। यानी कि जब आप टिकट ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हैं तो आपके अकाउंट में से पैसे निकल रहे होते हैं और रेलवे के अकाउंट में ऐड हो रहे होते हैं, तो दो अपडेट पीछे चल रहे होते हैं। तो ये दोनों अपडेट इकट्ठे चलने चाहिए, और अगर एक भी अपडेट में प्रॉब्लम आती है तो वो ट्रांजैक्शन एरर आता है। इसीलिए जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको मैसेज आता है कि ट्रांजैक्शन इज प्रोसेसिंग एंड इट सम टाइम टेक टाइम। तो वो जो टाइम ले रही होती है तो वो ये इंश्योर कर रही होती है कि सारे अपडेट चल जाए, और अगर एक भी अपडेट में एरर आता है तो वो आपको बोलता है। तो लेट्स सपोज मैंने ये अपडेट कर लिया था और दूसरे अपडेट में एरर आ गया, तो वो क्या करेगा, जो फर्स्ट अपडेट भी हुआ है उसको रोल बैक करेगा और वापस किस कहाँ लेके आएगा। रोल बैक करते हैं तो कौन सी स्टेट आ जाएगी, 0% या 100%? एनीवन? 0%। तो वापस उसको 0% पे लेके आ जाएगा। तो दैट्स वाई आपको टाइम मिलता है जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो टर्म भी यूज होती है, ट्रांजैक्शन इज प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब पीछे जो जितने भी अपडेट चलने हैं वो एक साथ चलने चाहिए, और अगर एक भी अपडेट में इशू आता है या कोई सर्वर से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो आपको एरर आ जाता है कि टाइम आउट हो गया है या कुछ ट्रांजैक्शन में इशू आई है, दोबारा करो। तो या तो आपकी ट्रांजैक्शन 0% होती है या 100% होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज आपको 4 अपडेट करनी है। तो मैंने तो एक केस बताया जिसमें 2 ही अपडेट थी, लेकिन लेट्स सपोज आपको टिकट बुक करनी है। तो टिकट बुक करते समय आपके अकाउंट में से पैसे निकलने चाहिए। तो आपके अकाउंट में से बैलेंस में से पैसे निकलने चाहिए, लेट्स सपोज 1000। रेलवे के अकाउंट में पैसे ऐड होने चाहिए, तो उनके अकाउंट में लेट्स सपोज 1000 ऐड होना चाहिए। सो ये लेट्स सपोज आपका अकाउंट ए है, ये बी जो है ये रेलवे की ट्रांजैक्शन हो गई, और उसके बाद आपकी टिकट भी बुक होनी चाहिए। तो जो टिकट टेबल है उसमें आपकी जो टिकट है वो बुक होनी चाहिए, उसमें ये डाटा ऐड होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए कि आपके अकाउंट से पैसे निकलने चाहिए, रेलवे में ऐड होने चाहिए, और फिर टिकट टेबल में भी आपकी एंट्री होनी चाहिए या वो टेबल अपडेट होना चाहिए। तो इस समय ये 3 ट्रांजैक्शन इकट्ठी चलनी चाहिए। तो मैं इन 3 ट्रांजैक्शंस को बोलूँगा इकट्ठे चलने का मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन है।
ये यूनिट ऑफ वर्क बन गया, ये तीनों एक साथ चलनी चाहिए। अगर एक के बाद एरर आता है तो मतलब आपने 33% काम किया, विच इज नॉट अलाउड, तो आपको इसको रोल बैक करना है और इसको वापस 0% पे लेके आना है। अगर दो के बाद एरर आता है सो अगेन यू हैव टू रोल बैक, इसका मतलब आपने 66% काम किया है और अगेन रोल बैक एंड गो बैक टू 0। लेकिन अगर तीनों सक्सेसफुल हो जाती हैं देन ओनली यू इंश्योर दैट कि आपका 100% काम पूरा हो गया है। सो ट्रांजैक्शन इज ए यूनिट ऑफ वर्क that should be completed altogether, that should be completed altogether। इसमें किसी को कोई डाउट हो फंडा में तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन। ये फंडा सबको क्लियर होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, तो इसके बारे में ही हम पढ़ रहे थे। सो ट्रांजैक्शन जो है वो चेंजेस है जो एक साथ किए जाते हैं और ये एक सिंगल यूनिट की तरह होता है, और इसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि ट्रांजैक्शन से पहले भी डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और ट्रांजैक्शन के बाद भी एक्यूरेट होना चाहिए। ट्रांजैक्शन से पहले भी डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए और ट्रांजैक्शन के बाद भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। और इसकी एग्जांपल सिंपल सी है कि जब भी आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट तो दो चेंजेस चाहिए आपको, और ये दोनों चेंजेस सारे एक साथ सक्सेस होने चाहिए या फेल होने चाहिए। सक्सेस का मतलब यहाँ 100% से है, फेल का मतलब यहाँ 0% से है। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हमने यहाँ दिखाया है। तो जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो दो अपडेट होने चाहिए और ये दोनों अपडेट एक साथ होने चाहिए, और इस प्रोसेस को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड सिमिलरली जब आप ट्रेन बुक करते हैं तो तीन चेंजेस होते हैं, आपके अकाउंट में से निकलते हैं, रेलवे के अकाउंट में ऐड होते हैं, टिकट में अपडेशन होती है। सो दीज थ्री अपडेट शुड बी परफॉर्म्ड ऑल टुगेदर। इफ यू परफॉर्म वन इट मीन 33%, roll back, go to 0%. If you perform two and got error, again you have to roll back and go back to 0%. But if you able to perform all three together, then you will say that my transaction is completed successfully, and it means that your unit of work has been executed properly. So there are only two end result, either 0% और 100%, बीच की कोई भी और स्टेज इसमें अलाउड नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, कोई मुझे बताएगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन? एनीवन? You can unmute yourself and tell me the properties of transactions. ना बोल गए। ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। We called these transaction properties as, so we called, हाँ जी, transaction properties, yes, we call these as asset properties। तो asset में यहाँ पे A से हमारा मतलब है एटॉमिसिटी से, C से हमारा मतलब है कंसिस्टेंसी से, I में हमारा मतलब है आइसोलेशन, और D से मतलब है ड्यूरेबिलिटी। So here I am talking about four terms and these are called as transaction properties, and you can see that these first is A stand for atomicity, C stand for consistency, I stand for isolation, and D stand for durability. And we have an acronym for this, ACID. So this is very important and every student should be aware about these ACID property. So again I am repeating to these concept to you. So first is atomicity. So let us understand each of these terms one by one, and I wish that every student should be able to have fair idea about these concepts. Atomicity का मतलब है all or nothing। तो फंडा बिल्कुल सिंपल सा बता रहा है, all or nothing। तो हमने कुछ डिस्कस किया all or nothing टाइप का, अभी हमने डिस्कस किया क्या मतलब हुआ all or nothing का, कि एटॉमिसिटी का मतलब हुआ 0% या तो 100%। या 0% या 100%, बीच का कुछ भी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। So this particular concept is called as atomicity. So a transaction is said to be atomic if transaction execute all of its action in one step or not execute any action at all। तो वही बात हो गई कि atomic तभी बोलूँगा या तो वो सारे एक्शन करे या फिर कुछ भी ना करे। It means either all or none of transaction operation are performed, या तो सारे या फिर कुछ भी नहीं, या तो 0 या 100। So this particular concept is called as atomicity of transaction, and it means either 0 or 100। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कुछ पूछ सकता है। We have discussed number of example in previous cases। इसके बारे में ही अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप दो ट्रांजैक्शन करते हैं तो आधा करोगे तो 50% है, विच इज़ नॉट अलाउड।
3 है तो आधा करोगे तो 33 या 66% होगा, which is not allowed. Your final state either 0 or 100. So this concept is called as atomicity of transaction, mean all or nothing. Next is फिर consistency आपके of पास data. रुक रुक क्या आ रही थी? मैं बाहर हूँ एक्चुअली, इसका मैं अब कुछ नहीं कर सकता. हैव यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट और नॉट? समझ लगी कि नहीं लगी ये बताओ. सो एटॉमिसिटी का मतलब हुआ या 0 या 100, या पूरा या बिल्कुल नहीं, और बीच की कोई सिचुएशन अलाउड नहीं है. Okay, now we are moving next to consistency of data. Consistency of data means violation of integrity constraint. No violation of integrity constraint. कोई भी integrity constraint आपका violate नहीं होना चाहिए. तो जब आप ट्रांजैक्शन करें तो कोई भी आपकी जो वायोलेशन है इंटीग्रिटी ऑफ डेटा की वो नहीं होनी चाहिए. इसको मैं समझाता हूँ. तो लेट्स सपोज दैट एक अकाउंट X है और एक अकाउंट Y है, और 5,000 रुपीज़ आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ्रॉम अकाउंट X टू अकाउंट Y. तो ये आपकी ट्रांजैक्शन होनी है. इससे पहले और इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप चेक कर सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुल हुई है या नहीं है. कोई ऐसा रूल है जो यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए ट्रांजैक्शन से पहले भी और ट्रांजैक्शन के बाद में, बिकॉज यू आर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. कैन यू फाइंड आउट एनी रूल जिससे चेक करके आप देख सकें कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ? जो x प्लस वाई का सम है, ये x अकाउंट है, ये y अकाउंट है. आप ट्रांसफर करना चाहते थे 5,000 फ्रॉम दिस. तो बैलेंस ऑफ x प्लस वाई, इसका जो सम आएगा बिफोर ट्रांजैक्शन होने से पहले, एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन x प्लस वाई, इसका जो सम आएगा वो क्या होना चाहिए? दोनों सम सेम होने चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? सर हाँ जी, एनीवन? You can unmute yourself and tell me. Same. So वो सेम होना चाहिए. तो ये मेरा रूल बन गया चेक करने का. तो एक सिंपल सा रूल हो गया भाई, अगर आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपके जो दो अकाउंट है उनका सम ट्रांजैक्शन से पहले और ट्रांजैक्शन के बाद सेम होना चाहिए. और अगर नहीं है, लेट्स सपोज x प्लस वाई यहाँ पे 10,000 था और इसके बाद x प्लस वाई 5,000 हो जाता है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो गई, 5,000 कहीं गुम हो गया बीच में. इसका मतलब एक अकाउंट में से निकल गया लेकिन दूसरे में वो ऐड नहीं हुआ. या यहाँ पे 1,000 है और इसके बाद आपका जो ये 10,000 होगा ना. सो यहाँ 10,000 था और इसके बाद 5,000 रह गया, तो मतलब 5,000 निकल गए कहीं और एक में से निकल गए, दूसरे में ऐड नहीं हुए. और लेट्स सपोज अगर आपका सम 10,000 है और इसके बाद 50,000 हो जाता है, 15,000 हो जाता है, तो इसका मतलब ऐड तो हो गए लेकिन डिडक्ट नहीं हुए. और यहाँ मतलब है कि डिडक्ट हो गए लेकिन ऐड नहीं हुए. लेकिन अगर पहले भी 10,000 है और बाद में भी 10,000 है तो इसका मतलब काम ठीक हो गया है, जो अमाउंट थे एक में से निकल गए हैं और दूसरे में ऐड हो चुके हैं. तो रूल बना मेरा इस केस में कि जो टोटल सम है x प्लस वाई का वो बिफोर एंड आफ्टर शुड बी सेम. इस रूल को हमें फॉलो करना है टू इंश्योर कि मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल पूरी हुई है. इस कंसेप्ट को कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा. सो डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब है माय डेटा का जो सम x प्लस वाई का इस केस में और बिफोर एंड आफ्टर इट शुड बी सेम. और इन सिंपल वर्ड, जो बिफोर की स्टेट थी वही आफ्टर की स्टेट होनी चाहिए. बिफोर भी एक्यूरेट था डेटा और आफ्टर भी एक्यूरेट होना चाहिए. सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कह रहा हूँ, नो वायोलेशन ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. A transaction must preserve the consistency of data after the execution. तो after execution data consistent होना चाहिए. DBMS ensure that property hold for each transaction, ensuring this property that responsibility of the user, that there is no violation of integrity constraint. And in this case, you can simply say that sum of a x plus y should be same. मैं रूल बना रहा हूँ, बेसिकली कंस्ट्रेंट रूल होता है ना, should be same before and after if you are transferring money
फ्रॉम x टू y। सो ये रूल बन गया। तो ये रूल हमेशा इंश्योर होना चाहिए। ये कौन इंश्योर करता है? कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। चलूं आगे? हाँ ना Yes, बोलो। sir. हाँ तो सर नाउ ये थर्ड। मतलब फिक्स्ड है या फिर कुछ भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है? हाँ जी, क्या सर ये रूल फिक्स्ड है या फिर मतलब ना? कुछ और भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लग सकता है? कुछ भी हो सकता है। वो तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, जब ट्रांसफर करना है तो उस समय का केस है, और कोई किसी केस में तो कुछ और हो सकता है। लेट्स ओके सपोज आप इंटरेस्ट ऐड लगा रहे हो तो कुछ और होगा। सो मतलब जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हो वो होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली जो रूल है वो आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टिकट बुक करोगे तो आपका रूल हो गया कि पैसे निकलने चाहिए, दूसरे में ऐड होने चाहिए, प्लस टिकट टेबल में डेटा इंसर्ट होना चाहिए। तो उस केस में जो रूल है वो डिफरेंट हो जाएगा ना। थर्ड इज आइसोलेशन, एंड दिस डील विद कंकरेंसी। तो ये क्या बोलता है? कंकरेंट चेंजेस मस्ट बी इनविजिबल। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? कंकरेंसी का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कंकरेंसी? जब सर एक साथ ऑपरेशंस हाँ, जब एक साथ काफी सारे ऑपरेशन होते हैं तब हम उसको कंकरेंसी कहते हैं। सो लेट्स गिव मी टाइम टू ऐड सम मोर स्लाइड्स इनटू दिस। तो अब हम बात करेंगे आइसोलेशन की। कंकरेंसी तो हो गई कि हमने कंसिस्टेंसी तो हो गई कि डाटा सेम होना चाहिए। तो अब बात होगी आइसोलेशन की। आइसोलेशन का मतलब है कंकरेंसी से। कंकरेंसी का मतलब है पैरेलल से। पैरेलल का मतलब है दो ऑपरेशन एक साथ। तो मान लो एक ट्रांजैक्शन T1 है, ये चल रही है, और दूसरी ट्रांजैक्शन T2 है, वो यहाँ चल रही है। तो यहाँ ये ट्रांजैक्शन पैरेलल नहीं चल रही, एक पहले चल रही है और फिर दूसरी चल रही है। लेकिन पैरेलल का मतलब है कि जब T1 चल रही है उसी के साथ आप T2 चला देते हो। तो यहाँ पे मैं पैरेलल चला रहा हूँ। तो फंडा ये है कि अगर आप सीरियल चलाते T1 और T2, या आप पैरेलल चला रहे हैं T1 और T2, जो इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है या जो इन ट्रांजैक्शन का एक्शन है वो सेम रहना चाहिए। चाहे आप इनको सीरियल में रन करें, ये सीरियल में रन हो रहे, चाहे आप इनको पैरेलल में रन करें, इनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब वैल्यू से मैं, इनका जो रिजल्ट है, इनका जो एक्शन है वो दोनों केसेस में सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे तो एक्शन X परफॉर्म हो और यहाँ पैरेलल में चलाने से एक्शन Y आए। अगर दोनों के बिहेवियर में चेंज होता है तो मीन दैट आप आइसोलेशन की प्रॉपर्टी को वायोलेट कर रहे हैं। तो अगर बिहेवियर में चेंज हो गया तो मीन दैट यू आर वायोलेटिंग आइसोलेशन, और अगर चेंज नहीं होता then mean that you are satisfying isolation. So this is the simple point. तो मोटे तौर पे फंडा ये है कि भाई अगर आप दो ट्रांजैक्शन हैं, दो तीन जितनी मर्जी हैं, अगर आप उनको सीरियल में रन करते हैं या उनको पैरेलल में रन करते हैं, दोनों सिचुएशन में उनका जो रिजल्ट है या उनका जो एक्शन है वो सेम रहना चाहिए। अगर सेम होता है तो वी विल से आइसोलेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, और अगर डिफरेंट है, यहाँ कुछ और है काम और यहाँ पे कुछ और रिजल्ट मिलता है, तो हम बोलेंगे कि आइसोलेशन की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। तो आइसोलेशन का मतलब हुआ कि जो बिहेवियर उसका आइसोलेशन में है, ये आइसोलेशन हो गई अलग अलग, जो बिहेवियर उनका आइसोलेशन में है वही बिहेवियर उनका पैरेलल में होना चाहिए। मोटे तौर पे ये हो गया। तो जो बिहेवियर आपका आइसोलेशन में है सेम बिहेवियर होना चाहिए जब आप पैरेलल में काम करते हैं, और अगर सेम रहता है तब हम बोलेंगे आइसोलेशन की प्रॉपर्टी अचीव हो गई। लेकिन अगर सीरियल में काम करके और पैरेलल में काम करके आपके बिहेवियर में चेंज आता है तो हम बोलेंगे कि भाई आपने आइसोलेशन की प्रॉपर्टी वायलेट कर दी है। तो फंडा यही था।
तो वापस आ रहा हूँ। आइसोलेशन का मतलब हुआ, सर आइसोलेशन का मतलब बेसिक सेंस क्या हुआ? आइसोलेशन का मतलब ये हो ना, जब आप ट्रांजैक्शन को पैरेलल में चलाओगे तो आपके रिजल्ट सेम रहने चाहिए, आपके रिजल्ट में चेंजेस नहीं आना चाहिए, एंड यू कैन रन मल्टीपल ट्रांजैक्शन इन पैरेलल। तो अल्टीमेटली जब हम ओरेकल की बात करते हैं या सेंट्रल सर्वर की बात करते हैं तो वहाँ पे एक ही साथ 10 बंदे काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना हो कि जब 10 बंदे एक साथ काम करें तो उनके रिजल्ट आपस में इफेक्ट करें एक दूसरे के एक्शन को। तो वो इंडिपेंडेंटली काम करने चाहिए और उनके रिजल्ट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करने चाहिए। इसको फर्दर इलेबोरेट करने के लिए मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि मान लीजिए, इसको ऐसे समझाता हूँ। तो मान लीजिए ये यूजर 1 है और ये यूजर 2 है। तो जब तक तो वो अलग अलग काम कर रहे हैं, उनका काम ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे यूजर 1 और यूजर 2 दोनों एक साथ, सर्वर है, सर्वर ओरेकल का मान लो ये सर्वर है, तो इस सर्वर के ऊपर यूजर U1 क्वेरी रन कर रहा है और U2 क्वेरी रन कर रहा है, तो एक ही सर्वर पे दोनों बंदे एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब दोनों बंदे सेम ट्रांजैक्शन मतलब सेम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं बाय एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन T1 एंड T2, उनके रिजल्ट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करने चाहिए, उनको अपना अपना काम पैरेलल में चलना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ओरेकल का, बिकॉज यहाँ पे सर्वर है आपका और इस सर्वर को 20 लोग एक साथ या 50 लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो सभी पैरेलल में काम कर रहे हैं। तो इस पैरेललिज्म को मैं कंकरेंसी कहता हूँ, और इस कंकरेंसी की प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे आइसोलेशन में एड्रेस कर रहा हूँ कि जो उनका यूजर्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई जब तक तो आप सर्वर के साथ अकेले कनेक्टेड थे तब तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे 20 लोग कनेक्ट किए आपके रिजल्ट कुछ और होने शुरू हो गए, आपकी अपडेट जो है वो कुछ और हो रही है, आप अपडेट कर रहे हो 1000, अपडेट हो रहा है 2000, तो वो गड़बड़ हो गई ना। तो ये हम कह रहे हैं कि मान लो अगर आप कह रहे हो कि आप अपडेट 1000 ऐड कर रहे हो सैलरी में, तो वो 1000 ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी दूसरे का डाटा भी आप में घुस जाए और वो सारा डाटा ही गड़बड़ हो जाए। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम वायलेट करना चाहते हैं और उस अवॉइड करना चाहते हैं, और उस अवॉइड करने के लिए जो रूल्स हैं उनको कंकरेंसी कंट्रोल कहते हैं। और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस जो आइसोलेशन को सपोर्ट करती हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि उन ट्रांजैक्शन का बिहेवियर सेम रहे और वो एक दूसरे को वायलेट ना करें या एक दूसरे को इफेक्ट ना करें। So this is the point. Now the last property of the transaction is durability, and durability का मतलब है कि जो committed update है वो persist करना चाहिए। कोई चीज durable होती है, इसका मतलब क्या होता है? Durable is very general term. तो can you tell me what is durability? long lasting. लॉन्ग लास्टिंग। ड्यूरेबिलिटी मतलब लॉन्ग लास्टिंग। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि कभी फेल ना होना, कि जो डेटा है वो आपको मिलता रहे और आपके जो डेटा है उसमें जो फेलियर है वो ना हो। आपको गारंटी हो कि ये चीज़ आपकी साथ देगी। मान लो कोई आपके पास शूज़ है तो वो बहुत ड्यूरेबल है, तो मतलब आपको गारंटी है कि जिस दिन पार्टी होगी उस दिन उसका सोल नहीं निकल जाएगा और वो ड्यूरेबल है। लेकिन अगर वो ड्यूरेबल नहीं है तो हो सकता है कि आप शादी में गए हुए हैं, प्रॉपर तैयार श्यार होके गए हैं और आपकी हील ही निकल जाए, तो वो ड्यूरेबल ना हुआ। तो ड्यूरेबिलिटी में आप ये चाहते हैं कि उसमें फेलियर होने के चांस ना हो, और अगर फेलियर भी होता है तो वो रिकवर कर सके। डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे आपने लेट्स सपोज थापर का सर्वर है और हमने सारा डेटा एक सर्वर के ऊपर स्टोर कर दिया। तो सब कुछ इस सर्वर पे पड़ा है, जितने भी आपके मार्क्स की डिटेल है, पेपर्स की डिटेल है, वो सारी सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है कि आपके कितने मार्क्स थे, क्या हुआ। अब मान लो हमारे सिस्टम में कोई फेलियर होता है, हार्ड डिस्क क्रैश होती है या रैम में प्रॉब्लम है, तो ये सर्वर डाउन हो जाता है। तो जब सर्वर डाउन होके दोबारा सर्वर को रिकवर करेंगे तो मुझे ये आपका जो डेटा यहाँ इस सर्वर पे स्टोर किया था वो क्या होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। लेट्स सपोज अगर नहीं मिलेगा मुझे, तो कोई भी फेलियर हुआ और उसके बाद मुझे डेटा नहीं मिलता, तो आई विल से दैट माय डेटा इज नॉट ड्यूरेबल, माय सिस्टम इज नॉट ड्यूरेबल। यू डोंट हैव एनी गारंटी दैट कि इन केस ऑफ फेलियर यू विल एबल टू रिट्रीव दैट। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब एक्चुअली रिकवरी ऑफ डेटा से है, अगर डीबीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें। तो अगर सिस्टम रिकवरी ऑफ डेटा को सपोर्ट करता है तो हम बोलते हैं कि वो ड्यूरेबल है, और अगर उसमें रिकवरी ऑफ डेटा की सपोर्ट नहीं है तो हम बोलते हैं कि देयर इज नो ड्यूरेबिलिटी। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिस्टम में क्या होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जो चेंजेस कमिट कर दिए हैं
वो परसिस्ट रहने चाहिए। परसिस्टेंट का मतलब मैं यहाँ पे है आफ्टर फेलियर। तो जो चीजें कमिट कर दी थी वो आफ्टर फेलियर भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिस्टम फेल हुआ और आप बोलो कि भाई मेरे पास तो पता ही नहीं क्या आपके मार्क्स थे, तो दोबारा पेपर दो। तो अगर ऐसा हम बोलें कि भाई आपके सर्वर में डाटा स्टोर था और कल पावर फेल हुई थी, उसके कारण सर्वर क्रैश हो गया है, अब हमें पता ही नहीं है आपके डीबीएमएस के कितने नंबर से पिछले एमएसटी में, तो अब आपको एमएसटी दोबारा देना पड़ेगा। तो अगर मैं ये बोल दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सिस्टम ड्यूरेबल नहीं है। लेकिन जितने भी डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए। यहाँ तो मार्क्स की बात है, आप सोच के देखिए, बैंक अकाउंट है, आपके करोड़ों रुपए बैंक में जमा है, कल को बैंक का कोई सर्वर क्रैश होता है और अगले दिन बैंक वाले बोले अब हमारे पास तो कोई डाटा ही नहीं है किसके अकाउंट में कितने पैसे थे, तो सबका बैलेंस जीरो मान लिया हमने, या सबको 10-10 हज़ार रुपए दे देते हैं बराबर करने के लिए। तो ऐसे थोड़ी चलेगा काम। तो दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज ड्यूरेबिलिटी, दैट कि जो कमिटेड चेंजेस हैं वो परसिस्ट रहने चाहिए। परसिस्ट कब रहने चाहिए? आफ्टर द फेलियर। फेलियर के बाद भी वो डाटा आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए। तो इसको अचीव करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी को अचीव करने के लिए मेरे पास फंडा है रिकवरी का। तो रिकवरी मैनेजमेंट हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो रिकवरी मैनेजमेंट है वो ड्यूरेबिलिटी को सपोर्ट करता है। और जो कंकरेंसी का चैप्टर है हम पढ़ेंगे एक फंडा कंकरेंसी का, कंकरेंसी मैनेजमेंट। तो जो कंकरेंसी का चैप्टर है वो आइसोलेशन को सपोर्ट करता है। और एटॉमिसिटी और कंसिस्टेंसी तो मैंने बता ही दी कि सिंपल फंडा है जो ये इंश्योर करेगा कि या 0% होना चाहिए या 100% होना चाहिए। तो ये भी कंकरेंसी या लॉकिंग मैकेनिज्म है। तो हमारे पास कुछ लॉक्स होते हैं, आपने सुना होगा बीसीए में नाम। तो हमारे पास लॉक्स होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो पूरी सक्सेसफुल होगी और कंकरेंट चेंजेस एग्जीक्यूट होंगे सक्सेसफुली। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड this is covered under asset. So that's why asset term is very important in normalization and we use this term number of time. तो आपको प्लेसमेंट में भी पूछेंगे कि व्हाट इज एसेट प्रॉपर्टी। तो एसेट का मतलब हुआ एटॉमिसिटी, या 0 या 100। कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि x प्लस वाई सेम होना चाहिए बिफोर और x प्लस वाई सेम होना चाहिए आफ्टर, जब भी आप ट्रांसफर करते हैं। आइसोलेशन का मतलब हुआ जो ट्रांजैक्शन पैरेलल में रन करते हो या ट्रांजैक्शन सीरियल में रन करते हो उसका इफेक्ट सेम होना चाहिए। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब हुआ कि जब सिस्टम फेल होता है तो यू शुड एबल टू रिकवर द डेटा, कि जो चेंजेस कमिट हो चुके थे वो क्या होने चाहिए, परसिस्टेंट होने चाहिए इवन आफ्टर द फेलियर। So after the failure you should able to recover the data, and this is ensured by recovery. I is ensured by concurrency, and this way we have all the different concepts which are associated with transaction, and through asset property we achieve that. So this is the concept of transaction management. If you have any doubt you can ask me any question. Now सो ये लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर मैं आज का सेशन खत्म करूंगा। तो स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में हम ये देखते हैं कि जो एक ट्रांजैक्शन है उसकी 5 स्टेट होती हैं। एक स्टेट है एक्टिव, जब ट्रांजैक्शन चल रही होती है तो वो एक्टिव स्टेट है। जब एक ट्रांजैक्शन अपने सारे काम पूरे कर लेती है, व्हेन वी कंप्लीट ऑल द टास्क। Excuse me, sir. यस Sir, can we do this topic afterwards because at 1 p.m. we are having our quiz, so we have to log in 5 minutes before. ठीक है चलो, बहुत है आज के लिए।